प्रश्न 16। भारत में संगठित अपराध पर एक लेख लिखिए। राइट एन एसे ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया। उत्तर। संगठित अपराध का तात्पर्य। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अर्थ संगठन बनाकर या अपराधी संगठित होकर जो अपराधी व्यवहार या अपराध करते हैं उसे संगठित अपराध कहते हैं। संगठित अपराध की परिभाषाएं। डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सामान्य भाषा में संगठित अपराध से अभिप्राय उन अपराधों से है जिन्हें दो या दो से अधिक व्यक्ति संगठित होकर नियोजित ढंग से करते हैं। संगठित अपराध अन्य अपराधों से संदर्भ में भिन्न है। सामान्य अपराधों में अपराधी किसी विवशता या परिस्थितिवश प्रेरित होकर अपराध करते हैं। अपराध के लिए उनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, जबकि संगठित अपराध एक संगठित अपराधी समूह द्वारा नियोजित ढंग से किए जाते हैं। इस प्रकार के संगठन के सदस्यों में परस्पर किसी न किसी बात पर समझौता होता है। यही समझौता अंततः संगठित समूह के अपराधों का आधार रहता है। विभिन्न अपराध शास्त्रियों ने संगठित अपराध की परिभाषाएं निम्नलिखित रूप से दी हैं। 1. डॉक्टर सिंह के अनुसार संगठित अपराध वह अवैधानिक कार्य है जो एक संगठन के व्यक्ति परस्पर सहयोग एवं साहस के आधार पर करते हैं। बात तो सही है। 2. वाल्टर सी रेकलेस के अनुसार संगठित अपराध से भी कुछ और है जो सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप घटित होता है। यह अपेक्षाकृत एक अवैज्ञानिक साहस है जो कुछ निश्चित समय तक चलता है और सामाजिक सहायकों तथा संचालकों में एक संस्तरणात्मक ढांचा तैयार करता है। उद्धरण चिन्ह। 3. सदरलैंड के अनुसार संगठन अपराधियों की अंतःक्रियाओं में बनता है। इस संगठन का औपचारिक संबंध मान्य नेता, समझौता, परस्पर समझ और श्रम विभाजन से हो सकता है या यह औपचारिक समानता, परस्पर रुचि और मनोवृत्ति हो सकती है। एक समूह जो वैध उद्देश्यों के लिए बना है वह अपराधी समूह में परिवर्तित हो सकता है या व्यक्तिगत अपराधी अवैधानिक उद्देश्यों के लिए एक संघ बन सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। 4. सेलिन के अनुसार संगठित अपराध उन आर्थिक साहसों या उद्यमों के समानार्थी है जो अवैधानिक गतिविधियों के संचालन हेतु संगठित किए जाते हैं और जिन्हें वे अवैधानिक साहसिक कार्यों का कार्यान्वयन करते हैं, अवैधानिक साधनों के द्वारा कार्यान्वित करते हैं। समझ रहे हो? 5. हॉकिंस के अनुसार संगठित अपराध कुछ अपराधियों द्वारा किसी अपराध करने हेतु संगठित योजना है जो पकड़े जाने से बचने के लिए योजनाबद्ध अपराध करता है तथा पकड़े जाने पर अपने बचाव के लिए सुरक्षा फंड एवं राजनीतिक संपर्कों का उपयोग करता है। उद्धरण चिन्ह। 6. डॉक्टर राम आहूजा के अनुसार संगठित अपराध वह अपराध है जो बहुत व्यक्तियों द्वारा मिलकर व पूर्ण योजनानुसार किया जाता है। संगठित अपराध में समूह के सदस्यों के पारस्परिक सहयोग के अतिरिक्त संगठन, श्रम विशेषज्ञता, विभिन्न क्रियाओं का समन्वय, आयोजन, नेतृत्व व संरक्षण आदि लक्षण पाए जाते हैं। संगठित अपराध की प्रकृति का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर आहूजा लिखते हैं कि हर वह अपराध संगठित अपराध नहीं कहा जा सकता जिसमें एक से अधिक व्यक्ति मिलकर तथा योजना बनाकर अपराध करते हैं। यदि 3 मित्र मिलकर किसी की हत्या करते हैं तो वह संगठित अपराध नहीं होगा क्योंकि इसमें वह सब लक्षण नहीं हैं जो संगठित अपराध में पाए जाते हैं। राम आहूजा के शब्दों में कभी कभी कुछ व्यक्ति मिलकर व पारस्परिक सहयोग प्राप्त कर अपराध के हानि व लाभ के सहभागी बन जाते हैं। इस सहभागिता में श्रम विशिष्टीकरण, विभिन्न क्रियाओं में विभाजित व समन्वय आदि पाया जाता है। जब ये विशेषज्ञ समूह यथेष्ट मानव शक्ति और कुशलता के साथ अपराध को अपने जीवन का प्रमुख साध्य बना लेते हैं तो संगठित अपराध समूह व गिरोह कहलाते हैं। अपराधी गिरोह दृढ़ भक्ति, निष्ठा, हिंसा, धमकियों और बड़े लाभ के आधार पर कार्य करते हैं। चलती मालगाड़ी से ताला तोड़कर माल लूटना, संगठित वेश्यावृत्ति, संगठित जुआ आदि इनके कुछ उदाहरण हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। संगठित अपराध के लक्षणों की विवेचना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। संगठित अपराध या अपराधी गिरोह की संरचना का अध्ययन करने पर इनके कुछ विशेष लक्षण स्पष्ट होते हैं जो इन्हें अन्य अपराध व अपराध से पृथक करते हैं। काल्डवेल ने अपनी पुस्तक क्रिमिनोलॉजी में संगठित अपराध के 4 लक्षण बताए हैं। 1. पारस्परिक साहचर्य अर्थात दल बनाकर आपस में सहयोग करके कार्य करना। 2. सत्ता का केंद्रीकरण अर्थात समूह की सत्ता के 1 या 2 नेताओं में केंद्रित होना। 3. श्रम विभाजन अर्थात अपराध कार्य का उत्तरदायित्व बांटकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना।
4. सुरक्षित कोष स्थापित करना जिसका उपयोग सदस्यों की सुरक्षा के लिए करना। जॉर्ज वॉल्ड ने अपनी पुस्तक थियोरेटिकल क्रिमिनोलॉजी में संगठित अपराध के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। 1. नेतृत्व, 2. प्रयास संबंधी विशेषीकरण, 3. द्विपन और व्यर्थ व परिश्रम को दूर करने लिए क्रियाओं का समन्वय, 4. कम से कम श्रम में अधिक से अधिक लाभ का ध्येय। उपर्युक्त लक्षण सामान्य व्यापारिक कार्य के कुशल संचालन के लिए भी आवश्यक है। जॉर्ज वॉल्ड ने स्पष्ट किया है कि संगठित अपराध व संगठित व्यवसाय में समान लक्षण मिलते हैं। दोनों के विशेषज्ञों में संगठन, श्रम विभाजन, विशेषज्ञता, आयोजन व खतरे के विरुद्ध सुरक्षा मिलती है। चल बस, रुलाएगा क्या? टॉलकाट पार्सन्स के मत में संगठित अपराध में एक सामाजिक क्रिया की संरचना मिलती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने सहयोगियों के संदर्भ में एक वैयक्तिक स्थिति प्राप्त होती है। संगठित अपराध के उपर्युक्त लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों की भी चर्चा की है। इसमें से निम्नलिखित हैं। 1. व्यवहार संहिता। संगठित अपराधियों में व्यवहार संबंधी कुछ निश्चित नियम पाए जाते हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। संगठन के सदस्यों के प्रति निष्ठा रखना। एक दूसरे के हितों में हस्तक्षेप करना। अपने रहस्यों को किसी को न बताना। एक दूसरे के संघर्ष से बचना। सभी की इज्जत करना। टीम स्पिरिट से काम करना। 2. सुरक्षात्मक उपाय। अपनी सुरक्षा के विभिन्न उपायों का आयोजन करते रहना इनका एक विशेष लक्षण होता है। समूह के संरक्षण के लिए घूस देना। ऊंची स्थिति वाले प्रमुख व्यक्तियों डॉक्टर, वकील, राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश से संपर्क रखने का भरसक प्रयत्न करते रहते हैं। वाह क्या सीन है। 3. एकाधिपत्य प्रवृत्तियां। संगठित अपराधी समूह अपने अपराधी उपक्रमों पर एकाधिकार रखने के लिए प्रायः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करता है और अपने अपराध क्षेत्र में दूसरे गिरोह का हस्तक्षेप सहन नहीं करता है। यदि हस्तक्षेप होता है तो दोनों गिरोहों में हिंसात्मक संघर्ष तक हो जाता है। संगठित अपराध के कारण। कॉजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। टैफ्ट महोदय ने संगठित अपराधों के 2 प्रकार बताए हैं। असंगठित लूटमार प्रीडेटरी व संगठित धोखाधड़ी रैकेटियरिंग। वर्तमान में इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य अपराध हैं जो संगठित रूप से किए जाते हैं। संगठित अपराधों के निम्नलिखित मुख्य प्रकार हैं। 1. चोरी। चोरी का अपराध विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग योजनाबद्ध रूप से किया जाता है। इस प्रकार के संगठनों में विभिन्न प्रकार की चोरियों में दक्ष अपराधी कार्यरत रहते हैं। यह संगठन सामान छिपाकर ले भागने, ट्रेन से चुराने, सेंध मारने, बैंक से चोरी करने तथा ऐसे अन्य अपराध करते हैं। कभी कभी ये आपराधिक समूह लुटेरों की तरह बलपूर्वक सामान अथवा बैंक से रुपया ले जाने का कार्य भी करते हैं। 2. चोरी की वस्तु का क्रय विक्रय। कुछ आपराधिक संगठन चोरी की हुई वस्तुओं के क्रय विक्रय का काम भी करते हैं। इन संगठनों का संबंध चोरी करने वाले संगठनों से होता है जिनसे यह माल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्राप्त चोरी के माल, जैसे आभूषण, फर्नीचर, कार, मोटरसाइकिल आदि को यह संगठन उसका स्वरूप परिवर्तित करके बिक्री करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 3. ठगी। स्विंडलिंग। ठगी अपराध भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है, परंतु आधुनिक युग में यह अपराध संगठित एवं वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। असली वस्तुओं, दवाओं आदि की नकल करके नकली माल को असली माल के रूप में बेचा जाता है। इस प्रकार के संगठन नकली वस्तुएं बनाने के बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं और बड़े बड़े दुकानदारों तक को उन्हें असली बताकर बेच देते हैं। भारत में दवाओं, खाद्य पदार्थों, पुर्जों आदि की नकल तथा विदेशी माल बताकर देशी माल ऊंचे भाव पर बेचना आजकल जोरों पर है। मार्च 1982 में अलवर, दिल्ली में नकली दवा बनाने वालों का एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ में आया था। 4. जुआ गैम्बलिंग। संगठित अपराध के रूप में जुआ का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक युग में अपने विभिन्न रूपों से जुआ लगभग हर राष्ट्र में एक समस्या बना हुआ है। संगठित रूप से जुआ खिलाने वाले संगठनों को इससे बड़ी मात्रा में काली कमाई होती है। केनफोबर के अनुसार अमेरिका में प्रतिवर्ष लगभग 50,000 वयस्क व्यक्ति जुआ में लगभग 30 अरब डॉलर व्यय करते हैं, जिसमें लगभग 6 अरब डॉलर जुआ कराने वाले संगठनों को लाभ पहुंचता है।
यह रकम अमेरिका के सभी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के वार्षिक लाभ से भी अधिक है। नंबर निकालने का जुआ भारत में भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। सदरलैंड महोदय के अनुसार, जुआ कानून के विरुद्ध होते हुए भी इसलिए जीवित है कि इसे कानून के अधिकारियों व नियंत्रणकर्ताओं का संरक्षण सदैव से प्राप्त रहा है। जुआ अनेक प्रकार से संचालित किया जाता है, जैसे सट्टा, मटका, घुड़दौड़ और लॉटरी आदि। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 5. वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन आधुनिक युग में वेश्यावृत्ति को एक संगठित अपराध के रूप में चलाया जा रहा है। अनेक प्रभावशाली आपराधिक संगठन बड़े बड़े आलीशान होटलों में यह धंधा चला रहे हैं। इस धंधे को चलाने के लिए ये संगठन समाज के विभिन्न वर्गों की उन महिलाओं एवं लड़कियों से संपर्क रखते हैं जिनकी सेवाएं इन्हें आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त हो सकती हैं। बड़े शहरों में कॉल गर्ल्स का प्रबंध करने वाले गिरोह कार्यरत रहते हैं। 6. धोखाधड़ी रैकेटियरिंग धोखाधड़ी का अभिप्राय षड्यंत्रों द्वारा अवैध रूप से लाभ अर्जित करना है। आपराधिक संगठन कभी कभी बड़े प्रतिष्ठानों को अपने षड्यंत्रों का शिकार बनाकर उनसे बड़ी बड़ी रकमें प्राप्त कर लेते हैं। धोखाधड़ी में संलग्न अपराधी समूह कभी कभी हिंसक अपराधों का भी सहारा लेकर विभिन्न संगठनों पर हावी हो जाते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं। इस प्रकार के संगठन का नेता प्रायः एक प्रभावशाली अपराधी होता है जिसे समाज से भी सम्मान प्राप्त रहता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 7. तस्करी स्मगलिंग आधुनिक युग में तस्कर व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण समस्या बना हुआ है। तस्करी का यह व्यापार संगठित रूप से किया जाता है। तस्करी के ये संगठन अत्यंत सक्रिय, व्यापक एवं आधुनिक उपकरणों से युक्त हैं। इन संगठनों का विस्तार समुद्र किनारे के सभी देशों में फैला हुआ है जहां से अपना व्यापार समुद्र के विस्तृत क्षेत्र का लाभ उठाते हुए करते हैं। समुद्र क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उस पर निगरानी रख पाना एक कठिन कार्य है। तस्कर व्यापार थल मार्ग से भी होता है, जहां दो देशों की सीमाएं मिलती हैं वहां भी इन तस्कर व्यापारियों के संगठन सक्रिय रहते हैं। तस्कर व्यापार में ये संगठन इतने व्यापक हैं कि इन्हें सरलता से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इन तस्करों के पास अपनी तीव्रगामी नौकाएं तो हैं ही, साथ ही वे विभिन्न देशों के जहाजों के अधिकारियों को भी घूस देकर उनकी सेवाएं भी प्राप्त करते हैं। तस्कर व्यापार से राष्ट्र को हानि होती है तथा तस्कर लोग राष्ट्र के लिए घातक होते हैं। जनता माफ नहीं करेगी। प्रश्न 17. सामाजिक संरचना की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। उत्तर सामाजिक संरचना का अर्थ और परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। जिस प्रकार से भौतिक वस्तुओं के बाह्य ढांचे को उसकी संरचना कहते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज का भी अपना एक बाहरी ढांचा होता है जिसे सामाजिक संरचना कहा जाता है। सामाजिक संरचना की धारणा अत्यंत व्यापक और जटिल होती है क्योंकि समाज अत्यंत जटिल व्यवस्था है। कुछ भी हो, जहाँ कहीं भी सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ समाज के विभिन्न अंगों के बीच पाई जाने वाली सुव्यवस्था का बोध होता है। समाज व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। ये संबंध आपस में सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप स्थापित होते हैं तथा व्यक्तियों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, फलस्वरूप वे आपस में संबद्ध और सुव्यवस्थित रहते हैं। तो क्या नाचो मैं? इसी प्रकार समाज के विभिन्न अंग आपस में पारस्परिक निर्भरता के आधार पर संबद्ध और सुव्यवस्थित रहते हैं, जिससे समाज की सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ होती है। यही समाज की संरचना का मूलाधार है। अतएव यह कहा जा सकता है कि सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित जाल ही सामाजिक संरचना है। इसी आधार पर प्रसिद्ध मानवशास्त्री ब्राउन ने सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक संरचना का अंग मनुष्य ही है तथा स्वयं संरचना संस्थात्मक रूप से परिभाषित तथा नियमित व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली संबंधों की एक व्यवस्था है। उद्धरण चिन्ह। गिन्सबर्ग के शब्दों में सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों और संस्थाओं के संकुल कॉम्प्लेक्स से होता है। कार्ल मैनहाइम के अनुसार सामाजिक संरचना पारस्परिक अंतःक्रियात्मक शक्तियों का जाल है, जिससे अवलोकन और चिंतन की विविध पद्धतियों का जन्म होता है। मैकाइवर और पेज के शब्दों में
समूह निर्माण के विभिन्न तरीके सम्मिलित रूप में सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण कहते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की विविध प्रकार की मनोवृत्तियों तथा अभिरुचियों के कार्य प्रकट होते हैं। उद्धरण चिन्ह टालकॉट पार्सन्स के शब्दों में सामाजिक संरचना का तात्पर्य परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूहों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदों एवं भूमिकाओं की क्रमबद्धता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हैरी एम जॉनसन के अनुसार किसी भी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत स्थायी अंतःसंबंधों को कहते हैं। साथ ही अंग शब्द में स्वयं ही कुछ न कुछ स्थिरता की मात्रा का समावेश है। चूंकि सामाजिक व्यवस्था लोगों की अंतःसंबंधित क्रियाओं से बनती है, इस कारण उसकी संरचना को इन क्रियाओं में पाई जाने वाली नियमितता की मात्रा या पुनरुत्पत्ति में खोज करना चाहिए। सामाजिक संरचना की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना की धारणा को समझाने के पश्चात इसकी प्रमुख विशेषताओं को सरलता से समझा जा सकता है। सामाजिक संरचना की कुछ मूलभूत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. सामाजिक संरचना एक अमूर्त धारणा है। चूंकि सामाजिक संरचना की निर्णायक इकाइयां संस्थाएं, एजेंसियों तथा प्रतिमान आदि होती हैं जो अमूर्त होते हैं, अतः सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है। चूंकि सामाजिक संरचना कोई वस्तु या व्यक्तियों का संगठन न होकर यह मात्र प्रतिमानों, नियमों, कार्य प्रणालियों तथा पारस्परिक संबंधों की एक क्रमबद्धता स्वरूप है, अतएव यह अमूर्त होती है। इस संबंध में राइट महोदय का भी कथन है कि सामाजिक संरचना का अर्थ एक दशा या स्थिति से है, अतएव निश्चित रूप से अमूर्त होती है। इस प्रकार मैकाइवा और पेज का विचार है कि जिस प्रकार हम समाज को नहीं देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम किसी समाज की सामाजिक संरचना को मूर्त रूप से नहीं देख सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना का अमूर्त धारणा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 2. सामाजिक संरचना समाज के बाह्य ढांचे का बोध कराती है। सामाजिक संरचना मात्र समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। इनका संबंध समाज के क्रियाशील अंगों के कार्यों से न होकर सामाजिक संरचना की निर्णायक इकाइयों की एक क्रमबद्धता है। जिस प्रकार शारीरिक संरचना का तात्पर्य शरीर के विभिन्न अंगों की क्रमबद्धता से होता है, उनके क्रियाकलापों से नहीं, ठीक उसी प्रकार सामाजिक संरचना से भी समाज के बाह्य ढांचे या बाह्य स्वरूप का बोध होता है। 3. प्रत्येक समाज की सामाजिक संरचना भिन्न भिन्न होती है। सभी समाजों की सामाजिक संरचना एक सी न होकर भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज के सामाजिक मूल्य, प्रतिमान, संस्थाएं तथा एजेंसियां एक सी नहीं होती हैं। इनमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है, अतएव इनके द्वारा निर्मित होने वाली सामाजिक संरचना स्वाभाविक रूप से भिन्न भिन्न होगी। जिस प्रकार से प्रत्येक शरीर की बाह्य बनावट एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होती है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक समाज की सामाजिक संरचना भिन्न भिन्न होती है। शाबाश बेटा। 4. सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थिर धारणा है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थिर धारणा है। इस बात से लगभग सभी विचारक सहमत हैं। इसकी स्थिर धारणा को 2 प्रमुख आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है। प्रथम, जॉनसन के मतानुसार सामाजिक संरचना का निर्माण जिन समूहों से होता है वे अधिक स्थायी होते हैं, भले ही इन समूहों की निर्माणक इकाइयों में परिवर्तन होता रहे। जैसे परिवार के कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उनके स्थान पर परिवार का अन्य सदस्य कर्ता बन जाता है, किंतु परिवार में परिवर्तन नहीं होता, अतएव सामाजिक संरचना में जल्दी परिवर्तन नहीं होता। दूसरे, नेडेल के विचार से सामाजिक संरचना तुलनात्मक रूप से एक स्थिर धारणा है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी संपूर्ण समाज के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों पर हम विचार करते हैं जो समाज के स्थायी प्रतिमानों से प्रभावित होते हैं, न कि परिवर्तनशील विशेषता से। अतः सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थिर धारणा होती है। 5. सामाजिक क्रियाओं की महत्ता। सामाजिक संरचना के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होती हैं। ओल्सन का तो कथन है कि सामाजिक संरचना प्रक्रियाओं का एक बाह्य रूप है। वास्तविकता यह है कि सामाजिक प्रक्रियाओं की क्रियाशीलता के परिणामस्वरूप ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है।
इन प्रक्रियाओं का जैसा भी संगठनात्मक या विघटनात्मक स्वरूप होगा उसी के अनुरूप एक विशेष समाज की संरचना का निर्माण होगा। अतः सामाजिक संरचना के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रियाओं की विशेष महत्ता होती है। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? 6. सामाजिक संरचना सामाजिक व्यवस्था की आधार स्तंभ होती है। सामाजिक संरचना सामाजिक व्यवस्था की मूलाधार होती है। किसी भी समाज की स्थिरता और निरंतरता उसके निर्णायक अंगों के उत्तरदायित्वों पर आधारित होती है। जब समाज तथा सामाजिक संरचना के निर्णायक अंग अपने पद के अनुरूप भूमिका निभाते हैं तो सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, और जहां पद के अनुरूप भूमिका निभाना बंद कर देते हैं वही सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना सामाजिक व्यवस्था की आधार स्तंभ होती है। 7. सामाजिक संरचना विभिन्न उपसंरचनाओं से बनती है। सामाजिक संरचना कोई अखंड इकाई या व्यवस्था नहीं, इसका निर्माण अनेक छोटी छोटी इकाइयों से होता है तथा सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली प्रत्येक इकाई की भी अपनी अपनी एक अलग उपसंरचना होती है, जैसे संस्था, समिति, परिवार, क्लब आदि की अपनी पृथक संरचना होती है। इसी प्रकार सामाजिक प्रतिमानों जैसे नातेदारी, विवाह आदि की भी पृथक एक संरचना होती है। इन समस्त इकाइयों की उपसंरचनाओं से मिलकर संपूर्ण समाज की सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। 8. सामाजिक संरचना संगठन को सुदृढ़ बनाती है। प्रत्येक समाज में निरंतर अंतःक्रियाएं होती हैं। इन्हीं अंतःक्रियाओं के द्वारा सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग क्रमबद्ध रूप से सुव्यवस्थित होकर सामाजिक संगठन को सुदृढ़ तथा शक्तिशाली बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। सामाजिक संरचना के अभाव में सामाजिक संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सामाजिक संरचना के अंतर्गत प्रत्येक अंग अपने अपने पद के अनुरूप भूमिका निभाते हैं, जिससे समाज में संगठन बना रहता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना समाज को संगठित रखकर उसे स्थायित्व और निरंतर प्रदान करती है।